14 अगस्त 1947 की शाम जवाहरलाल नेहरू दिल्ली के अपने 17 यॉर्क रोड स्थित घर में उस भाषण को तैयार करने में लगे थे जो उन्हें कुछ ही घंटे के बाद देश के लोगों को देना था। अचानक उनके फोन की घंटी बजती है। ये एक ट्रंक कॉल थी लाहौर से। दूसरे तरफ से बोल रहे शख्स की आवाज सुनने के बाद भी काफी देर तक नेहरू फोन पकड़े रहे। नेहरू के चेहरे के हाव भाव पूरी तरह बदल चुके थे। उन्होंने फोन का रिसीवर रखने के बाद दोनों हाथों को अपने चेहरे पर रख लिया। हाथ हटाए तो आंखों में आंसू भरे थे। बेटी इंदिरा ने पूछा तो बोले, लाहौर में नए प्रशासन ने हिंदू और सिख इलाकों की पानी की सप्लाई काट दी। छोटे छोटे बच्चे प्यास से तड़प रहे हैं। औरतें बच्चे जो भी पानी के लिए बाहर निकल रहे हैं उन्हें मार दिया जा रहा है। कत्लेआम मचा है। नेहरू ने रुंधाए गले से कहा, मैं आज कैसे देश को संबोधित कर पाऊंगा जब मुझे पता है कि मेरे दिल का टुकड़ा लाहौर, मेरा लाहौर जल रहा है। मैं कैसे जता पाऊंगा कि मैं देश की आजादी पर खुश हूं। इसके बाद इंदिरा ने अपने पिता को काफी देर दिलासा देने की कोशिश की। कुछ देर बाद नेहरू ने खुद को संभाला और ठीक 11:55 पर संसद के सेंट्रल हॉल में वह भाषण देना शुरू कर दिया, जिसे दुनिया ट्रिस्ट विद डेस्टिनी के नाम से जानती है। उन्होंने कहा, कई साल पहले हमने नियति से एक वादा किया था। अब वो समय आ गया कि हम उस वादे को निभाएं। शायद पूरी तरह तो नहीं, लेकिन बहुत हद तक जरूर। आधी रात के समय जब पूरी दुनिया सो रही होगी, भारत आजादी की सांस ले रहा होगा। इस दौरान जवाहरलाल नेहरू के मन में लाहौर या कहें तो पाकिस्तान भी था। बोले, इस मौके पर हम अपने वो भाई और बहन को भी याद आएंगे जो राजनीतिक सीमाओं की वजह से हमसे अलग थलग पड़ गए हैं और वो उस आजादी की खुशियां नहीं मना सकते जो हमारे पास आई है। वो लोग भी हमारे हैं और हमेशा हमारे ही बने रहेंगे, चाहे कुछ भी हो। जैसे ही रात के 12 बजे शंख बजने लगे, नेहरू सहित संसद के सेंट्रल हॉल में मौजूद हर व्यक्ति की आंख में आंसू थे। महात्मा गांधी की जय, भारत माता की जय, जवाहरलाल नेहरू की जय के नारों से पूरी संसद एकाएक गूंज उठी। अगले पूरे दिन देश में आजादी का जश्न होना था। कैसा था ये जश्न? 30,000 का इंतजाम और लाखों की भीड़, कैसे सब मैनेज हुआ? आजाद भारत के पहले गवर्नर जनरल की कौन सी ख्वाहिश पूरी नहीं हो पाई? और आजादी के जश्न में गांधी क्यों गायब थे? आज हम आपको ये सब कुछ बताएंगे। नमस्ते, मैं सौरभ हूं और आप जेएचएस न्यूज देख रहे हैं। 15 अगस्त 1947 यानी आज की तारीख। डोमिनिक लैपियर और लैरी कॉलिंस ने अपनी किताब फ्रीडम एट द मिडनाइट में इस दिन का आंखों देखा हाल बयान किया है। इंडिया गेट पर आजादी का जो कार्यक्रम होना था, उसकी रणनीति लॉर्ड माउंटबेटन के सलाहकारों ने बनाई थी। अंग्रेजी हुकूमत के दौरान हुए कार्यक्रमों के अनुभव से उन्हें अनुमान था कि 15 अगस्त के जश्न के लिए इंडिया गेट पर ज्यादा से ज्यादा 30,000 लोग जुटेंगे। लेकिन इस अनुमान में कुछ हजार की नहीं बल्कि 5 लाख से ज्यादा की गलती थी। इससे पहले भारत की राजधानी में इतनी ज्यादा भीड़ नहीं देखी गई। चारों ओर फैले अपार जनसमूह ने झंडे के पास बने एक छोटे से मंच को इस तरह अपने आप में समेट लिया था जैसे एक नाव बीच समुद्र में हिचकोले खा रही हो। भीड़ को रोकने के लिए लगाई गई बल्लियां, बैंड वालों के लिए बनाया गया मंच, वीआईपी लोगों के बैठने की व्यवस्था और रास्तों पर बांधी गई रस्सियां, सब कुछ लोगों के सैलाब में बह गई थी। लोग सारी बाधाओं को तोड़ते हुए आगे बढ़ रहे थे। डोमिनिक लैपियर और लैरी कॉलिंस लिखते हैं, छतरपुर का एक किसान रंजीत लाल जो सुबह हो ना पाई थी और अपने गांव से चल पड़ा था, इस भीड़ में आकर खो गया था। वह अब तक समझता था कि भारत में इतनी भीड़ केवल गंगा स्नान के मेले के लिए होती है। भीड़ के बीच वो इस कदर पिसा जा रहा था कि अपने गांव से साथ लाई रोटी भी नहीं खा पाया। वो अपना हाथ उठाकर अपने मुंह तक नहीं ले जा सकता था। फिर करीब शाम 4 बजे थे। माउंटबेटन की बेटी पामेला अपने पिता के स्टाफ के साथ इंडिया गेट पहुंची। सामने जो नजारा था पहले कभी नहीं देखा था। मंच के आसपास तिल रखने की जगह नहीं थी। मंच से करीब 100 गज पहले ही लोग जमीन पर बैठे हुए थे। पामेला को लग रहा था मानो कोई ठोस दीवार हो जिसे भेद पाना पामेला की बस की बात नहीं। तभी मंच पर बैठे जवाहरलाल नेहरू की नजर पामेला पर पड़ी। नेहरू ने जोर से पामेला को पुकारा और कहा, लोगों के ऊपर फांदती हुई चली आओ। कैसे आ जाऊं? ऊंची एड़ी की सैंडल पहन रखी है, लोगों को चुभेगी, ये पामेला ने बोला। नेहरू फिर बोले, सैंडल उतारो और चले आओ। लेकिन लैरी कॉलिंस के मुताबिक पामेला ऐसे ऐतिहासिक मौके पर अभद्रता करने के बारे में सपने में भी नहीं सोच सकती थी। उसने हाँफते हुए फिर से आने से मना कर दिया।
लेकिन नेहरू ने फिर कहा, नादान बच्चे जैसी बातें ना करो, सैंडल उतार कर लोगों के ऊपर पैर रखकर चली आओ, कोई कुछ नहीं कहेगा। इसके बाद भारत के अंतिम वायसराय की बेटी ने एक ठंडी सांस ली, अपने सैंडल उतार कर हाथ में पकड़ लिया और मंच तक बैठे लोगों के ऊपर पांव रखते हुए आगे बढ़ी। लोग खुश होकर हंसते हुए पामेला को आगे बढ़ने में मदद कर रहे थे। उसके पांव लड़खड़ाने लगते तो लोग उसे संभाल लेते। लोग हाथों में सैंडल देख पामेला के लाचारी का आनंद भी उठा रहे थे। पामेला ने उस दिन के बारे में अपनी किताब इंडिया रिमेंबर्ड में भी लिखा है। पामेला माउंटबेटन जब मंच पर पहुंची तो जो दृश्य देखा उसे वो ताउम्र नहीं भूल पाई। मंच के चारों ओर उमड़े इंसानों के उस समुद्र में कई ऐसी महिलाएं भी थीं जो आजादी के उल्लास में अपने दूध पीते बच्चे को रबड़ की गेंद की तरह हवा में उछाल देती और जब वो नीचे आते तो उन्हें वापस फिर उछाल देती। इस तरह कई बार हवा में सैकड़े बच्चे उछाल दिए जाते। इसी बीच काफी दूर उनके अंगरक्षकों की चमकीली पगड़ियां दिखाई दी जो लॉर्ड माउंटबेटन की सवारी के चारों तरफ चलते थे। भीड़ ने माउंटबेटन और उनकी पत्नी एडमिना को आते देखा तो एक लहर की तरह आगे को उमड़ पड़ी। आज तर्क के लिए कोई जगह नहीं थी, नफरत का कहीं कोई नामो निशा नहीं था। जिन अंग्रेजों के हाय हाय से सालों बीते थे, आज उन्हीं में से एक को भीड़ आंखों पर चढ़ाने को तैयार थी। आलम यह था कि माउंटबेटन के अंगरक्षक बग्घी का दरवाजा तक नहीं खोल पा रहे थे। बग्घी पर बैठे हुए माउंटबेटन समझ चुके थे कि मंच तक जाकर झंडा फहराना उनके बस की बात नहीं। माउंटबेटन ने वहीं से चिल्लाकर नेहरू से कहा, बस झंडा फहरा दिया जाए, बैंड के बजने का इंतजार न किया जाए। बैंड वाले भीड़ में कहीं खो गए हैं और सलामी देने वाले सिपाही अपनी जगह से हिल नहीं सकेंगे। मंच पर मौजूद नेहरू ने माउंटबेटन की आवाज सुनी और उनके इशारा करते हुए हरे, सफेद और केसरिया रंग का तिरंगा पोस्ट के ऊपर जाने लगा। तोपों से गोले छूटने लगे। लाखों लोगों से घिरे माउंटबेटन ने अपनी बग्घी पर ही खड़े खड़े तिरंगे को सलामी दी। बताते हैं जैसे ही तिरंगा लहराया, पश्चिम दिशा की ओर आसमान में एक बड़ा सा इंद्रधनुष दिखाई दिया। माउंटबेटन ने अपनी उंगली उठाई और आसमान की ओर इशारा किया। इस पर डोमिनिक लैपियर लिखते हैं, भारतीय जो मानते आए हैं कि इंसान के भाग्य का फैसला ग्रहों और नक्षत्रों की स्थिति से होता है, उनके लिए इंद्रधनुष का निकलना एक दैवीय संकेत था। सबसे अद्भुत बात तो ये थी कि इंद्रधनुष के हरे, पीले और नीले रंग भी इंद्रधनुष के बीचों बीच आसमान में लहराते तिरंगे रंगों जैसे ही लग रहे थे। चमकते इंद्रधनुष को देखकर भीड़ में से किसी ने चिल्लाकर कहा, जब ईश्वर खुद हमें बधाई दे रहे हैं तो अब हमारे सामने कौन टिक सकता है। इस नॉट सो इनफाइनाइट ब्रह्मांड के एक छोटे से हिस्से में जब इतिहास एक बड़ी करवट ले रहा था, जश्न के बीच एक शख्स गायब था। महात्मा गांधी अपने नामकर्ता गुरुदेव टैगोर की धरती पर एक जले हुए मकान की पहली मंजिल पर सो रहे थे। 5 दिन पहले ही गांधी कलकत्ता पहुंचे थे। उनके पहुंचते ही उनके खिलाफ नारे लगे, गांधी वापस जाओ। गांधी ने अपनी लाठी ली और सड़कों पर निकल गए। लोगों से मिले, नेताओं से मिले और चेतावनी दी, आज से आपको कांटों का ताज पहनना है। सत्य और अहिंसा को बढ़ावा देने के लिए निरंतर कोशिश करते रहें, विनम्र रहें, धैर्यवान बने। इसमें कोई शक नहीं कि ब्रिटिश राज ने अपनी कड़ी परीक्षा ली, लेकिन आगे भी यह परीक्षा बार बार होती रहेगी। सत्ता से सावधान रहें, सत्ता भ्रष्ट बनाती है, इसकी चमक दमक में खुद को फंसने मत दें। आपको याद रखना होगा कि आपको भारत के गांव में रह रहे गरीब की सेवा के लिए सत्ता मिली है। ईश्वर आपकी सहायता करे। इसके बाद गांधी ने बेलिया घाट रोड पर प्रार्थना सभा को संबोधित किया। बताते हैं कि उस दिन तकरीबन 30,000 लोग शंख बजाते हुए प्रार्थना सभा में शामिल हुए थे। कलकत्ता के लोगों को बधाई देते हुए उन्होंने कहा, शांति रखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूं कि आप लोगों की शानदार मिसाल से शायद पंजाब को कुछ प्रेरणा मिले और पाकिस्तानियों को भी, उन्हें भी खुदा सद्बुद्धि दे। उस दिन गांधी जी के साथ वो व्यक्ति भी प्रार्थना सभा में मौजूद था जिसे उनका बहुत बड़ा आलोचक माना जाता था, जिसे कलकत्ता में हुई हिंसा का जनक भी कहा गया था, जिसने कुछ समय पहले ही जिन्ना के डायरेक्शन एक्शन डे पर कलकत्ता शहर में आतंक मचा दिया था। इस शख्स का नाम था सुहरावर्दी। सुहरावर्दी कलकत्ता के मुसलमानों के माने हुए नेता थे। कत्लेआम मचाने के बाद भी बापू के कलकत्ता में शांति बहाली के बुलाने पर वो आए। 15 अगस्त को वो महात्मा गांधी के साथ
प्रार्थना सभा में मौजूद रहे। गांधी के बाद सुहरावर्दी ने सभा को संबोधित किया और कहा, पिछले साल कलकत्ता में हुई मौतों की जिम्मेदारी लेता हूं। मैं बहुत शर्मिंदा हूं। अब हमारा देश भारत है। आप लोग जय हिंद का नारा लगाने में मेरा साथ देकर इस मेलजोल को हमेशा के लिए अमर कर दें। बताते हैं कि जब सभा खत्म हुई तो गांधी एक गाड़ी में बैठकर कलकत्ता का चक्कर लगाने निकले। इस बार उन्हें कोई व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जिसके हाथ में पत्थर या हथियार हो या कोई गुस्से से उनके पास आया हो। इस बार कलकत्ता के हर नुक्कड़ पर उन पर फूलों की और गुलाब जल की वर्षा हो रही थी। कुछ दिन तक जो कलकत्ता शमशान बना हुआ था, 15 अगस्त को एकदम शांत था। ये शांति गांधी की बदौलत थी। अगले दिन मुस्लिम लीग के अखबार में एक खबर छपी, गांधी मरने को तैयार थे ताकि हम शांति से जी सकें। ये खबर जब लॉर्ड माउंटबेटन तक पहुंची तो उन्होंने गांधी को एक खत लिखा। पंजाब में 55,000 सैनिक बल तैनात हैं और फिर भी हम दंगों को रोकने में नाकाम रहे। बंगाल में फोर्स के नाम पर केवल एक आदमी है और इसके बावजूद वहां दंगे नहीं हो रहे। माउंटबेटन ने पत्र के अंत में लिखा कि एक सर्विस ऑफिसर होने के नाते वे इस वन मैन बाउंड्री फोर्स को शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। तो कुछ ऐसी थी आजादी की वो दिन जब देश झूम रहा था, खुशियां मना रहा था। बहरहाल ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा और अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।